हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द मैजिकल साइंस क्लासेस। दिस इज राधा रानी। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, क्या डाइजेशन का उसका प्रोसेस होता है, क्या क्या उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से इंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से बाइल जूस होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ। माउथ को कहा जाता है बक्कल कैविटी, यानी जो हमारा माउथ होता है इसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। इसमें हमारी टंग प्रेजेंट होती है और टंग और टीथ के माध्यम से उसके थ्रू वो जो फूड है उसको च्यू किया जाता है और उसमें सलाइवा मिक्स की जाती है और फर्दर उसको पास किया जाता है थ्रू द फूड पाइप। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फूड पाइप। क्या है ये फूड पाइप, जिसको क्या बोला जाता है, ईजोफेगस। क्या बोला जाता है, ईजोफेगस बोला जाता है इस फूड पाइप को, क्योंकि इस फूड पाइप के थ्रू जो फूड को नीचे जाना होता है, स्टमक तक जाना होता है, तो इसमें जो इसकी वॉल्स होती है उनमें जो मसल्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, जिसके माध्यम से उस वाइब्रेशन के, उस मूवमेंट के माध्यम से ये जो फूड है वो नीचे नीचे डाउन जाता है और ये कहाँ जाता है, फिर पहुंचता है हमारे स्टमक में। कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। तो आपको ये समझ आया कि सबसे पहले फूड हमारा कहाँ जाता है, माउथ में, जिसमें टंग और टीथ की हेल्प से उसको च्यू किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है और उसमें सलाइवा मिक्स की जाती है। मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि फूड को कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद सलाइवा मिक्स होने के बाद इसमें जो ईजोफेगस है, हमारा फूड पाइप है, इसकी मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इस फूड पाइप में, उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो फूड है आगे खिसकता है। ठीक है, तो ये आगे खिसक के कहाँ पहुंच जाता है, हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, स्टमक की वॉल्स में भी बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कई तरह के गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है फूड का। और उसके बाद जो फूड कहाँ पहुँचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ से और ये अंदर की साइड में जो दिखाई दे रही है कॉइल शेप में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से फूड हमारे पास कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये आपको जो बड़ी दिखाई दे रही है ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बचा कुचा डाइजेशन है वो कहाँ होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है, वो एनएस के थ्रू थ्रो आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, थ्रू द माउथ, यानी बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस के थ्रू आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, जो फूड मूव करता है, कौन कौन से पार्ट से होके फूड मूव करता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या उसका सिस्टम होता है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द माउथ। माउथ से जाता है ईजोफेगस, ईजोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है हमारा एनएस के थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके अलावा और भी जो हेल्प करते हैं उनमें ये लीवर है हमारा, ये दिखाई दे रहा है इधर साइड में हमारा स्टमक है, उसके अगेंस्ट इधर लीवर है हमारा। इधर ये आपको छोटा सा गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, जिसमें बाइल जूस क्या होता है, स्टोर्ड होता है बाइल जूस। और ये हमारी एक डक्ट है जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट, जो बाइल जूस को कैरी करती है, यानी लेके जाती है। ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा पैनक्रियास। ये भी हमारे
डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं वो प्रोसेस हम जानेंगे आगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ, फूड पाइप यानी ईजोफेगस, स्टमक, और उसके बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का अदर पार्ट होता है वो एज अ अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स मतलब कि एक अनवांटेड पार्ट होता है जिसका कोई यूज नहीं है। इस टाइम पहले यूज में भी था लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है, ये अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ आई। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि ये जो प्रोसेस में, क्योंकि हमारा जो फूड होता है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ कैटालिस्ट की जरूरत होती है। तो उन कैटालिस्ट की जरूरत होती है क्योंकि कैटालिस्ट मतलब काटने वाले। जैसे मैंने पहले बताया था, एक वीडियो में आपको मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस बताई थी, और मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस बताई थी। तो हमारे फूड में कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपलर मटेरियल में चेंज किया जाता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। तो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कुछ ऐसे कैटालिस्ट भी हमें यूज करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो वो जो कैटालिस्ट हैं जिनके थ्रू ब्रेक डाउन होता है फूड का, उनको कहा जाता है एंजाइम्स। क्या कहा जाता है उनको? एंजाइम्स कहा जाता है। तो आगे हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं और उन एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, वो एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट में। बच्चों अब हम देख लेते हैं डाइजेशन का प्रोसेस जो माउथ से स्टार्ट होता है कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। माउथ में क्या प्रेजेंट होती है? टंग। टंग में सलाइवा प्रेजेंट होती है, यानी सलाइवा रिलीज होती है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी टंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होती है और सलाइवा में प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है सिंपल ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल ग्लूकोज में। तो आपको समझ आया कि माउथ से ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होती है, सलाइवा में मिक्स होता है सलाइवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद बारी आती है ईसोफेगस की। तो फूड कहाँ पहुंचता है अब? ईसोफेगस में। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला उससे पूरा जो फूड था उसमें सलाइवा में मिक्सअप होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और वो जो ग्लूकोज के साथ वो फूड कहाँ पहुंचा? ईसोफेगस में। अब जो ईजोफेगस की लाइनिंग है, यानी ये जो एक कैनाल है ईजोफेगस, इसकी जो लाइनिंग है, इसकी लाइनिंग में मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट थ्रू द गट प्रेजेंट होता है, यानी जो मूवमेंट होता है थ्रू द गट होता है, यानी इसी मूवमेंट के थ्रू ये जो फूड है आगे फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, वन बाई वन करके फॉरवर्ड होता रहता है थ्रू द इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए तो ईजोफेगस यानी जो हमारी कैनाल है, ये पूरा इसको क्या कहेंगे? माउथ टू एनस तक इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल। हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो थ्रू आउट द कैनाल जो लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट होती है मसल्स, और जो मसल्स होती हैं उनमें होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि फूड को फॉरवर्ड करती है, आगे फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो ईजोफेगस का काम होता है फूड को आगे स्टमक तक फॉरवर्ड करना। ठीक है, इसमें कोई भी एंजाइम या कोई भी ऐसा मिक्सअप नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ इसका काम होता है फूड को फॉरवर्ड करना। ठीक है, ईजोफेगस का काम थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड फॉरवर्ड होके कहाँ पहुंचा? फूड पहुंचा हमारे स्टमक में। अब आपको दिख रहा है ये एक स्टमक, लेकिन इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टमक के भी
थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जो सबसे ऊपर दिखाई देता है वो होता है फंडिक, जो बीच वाला पार्ट होता है वो होता है कार्डिक, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है पाइलोरिक। तो कौन कौन से पार्ट हो गए? फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक। फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें देख लेते हैं। इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, यानी जो हमारा स्टमक होता है उसकी वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। तो उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में हमारा सबसे पहले होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड का क्या मतलब? हाइड्रोक्लोराइड एक एसिड है जो कि वहाँ उस स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए रिलीज होता है। यानी अगर वहाँ पे मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो जो एंजाइम है, जो एंजाइम कौन सा रिलीज होता है? पेप्सिन। वो एंजाइम पेप्सिन वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस एंजाइम को एक्ट करने के लिए, यानी वो एंजाइम अपना वर्क करे, उसके लिए उस हमारे स्टमक के मीडियम को कैसा होना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोक्लोराइड ये इस मीडियम को एसिडिक बना देता है। अब दूसरा चीज वो रिलीज होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? अब मान लो जो एसिडिक मीडियम बनाया था फूड का पेप्सिन एंजाइम के एक्ट करने के लिए जो एसिडिक मीडियम प्रिपेयर किया था, अब वहां से फूड आगे बढ़ गया, यानी फूड का वहां पे पेप्सिन ने क्या किया? पेप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट किया। यानी पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन के ऊपर एक्ट किया और जो फूड था वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। अब जब नॉर्मल कंडीशन है तो उस एसिडिक मीडियम की वजह से जो लाइनिंग ऑफ वॉल है उसकी स्टमक की, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उस लाइनिंग ऑफ वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। क्या होता है? म्यूकस रिलीज होता है जो कि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा, कहते हैं ना, अरे यार बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत ऐसी जलन सी ऐसी हो रही है। कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि यार बहुत एसिडिटी हो रही है। तो ये जो एसिडिटी है ना, ये एसिडिटी HCl की वजह से होती है। यानी जो हाइड्रोक्लोराइड है इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है और म्यूकस उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो हमारे हार्ट बर्निंग का काम करती है, यानी एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो उस एसिडिटी को, यानी डाइजेशन के बाद, यानी जब स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उस एसिडिटी को पुट डाउन करने के लिए, उसको उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए वहाँ म्यूकस रिलीज होता है और म्यूकस उस एसिडिटी के इफेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। कहाँ तक? आपके स्टमक में। अब स्टमक के बाद कहाँ पहुँचती है डाइजेशन की प्रोसेस? पहुँचती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना वो हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, यानी वो भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ प्रोटीन का स्टमक में। तो बाकी जो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इस कंप्लीट डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में बहुत सारे जूसेस रिलीज होते हैं। तो पहले तो जो लिवर में बाइल जूस बनता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। यानी लिवर का काम होता है बाइल जूस को बनाने का। यानी प्रिपरेशन कहाँ होती है बाइल जूस की? कहाँ फॉर्म होता है बाइल जूस? फॉर्म होता है लिवर में। लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में, और बाइल डक्ट के थ्रू वो पहुंचता है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से वो पहुंचा इंटेस्टाइन में। दूसरा पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाटिक जूस भी हमारे इंटेस्टाइन में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे का मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस रिलीज होते हैं, कौन कौन से उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और किस मटेरियल पर वो
एक्ट करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्या रोल होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का जो रोल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही होता है, यानी जो कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमेशा आप याद रखिएगा। अगर कंप्लीट डाइजेशन की बात पूछता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको आंसर करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जेजुनम, दूसरा जेजुनम, और थर्ड वन है इलियम। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये लंबाई इसकी कितनी होती है, किस तरह से। जो हर्बीवोरस होते हैं, यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें ये लॉन्गर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन उनमें लॉन्गर होती है क्योंकि उनमें सेल्यूलोज को ईट करते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेशन हार्ड होता है। तो सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनमें ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होती है, यानी वो लॉन्गर होती है। और जो कार्निवोरस होते हैं लाइक टाइगर्स, लॉयंस, तो इनमें ये शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो शॉर्टर इसलिए होती है क्यों, जो मीट ईट करते हैं तो मीट इज इजी टू डाइजेस्ट। जो मीट होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस में शॉर्टर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स में लॉन्गर होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की। ह्यूमन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, इवन आई थिंक 7 मीटर की होती है, जो कि हाईली कॉइल होती है, यानी इंटेंसिव कॉइल होती है। और ये एक छोटे से स्पेस में कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी उसको इतना कॉइलिंग, आपने देखा है रस्सी को जब हम ओपन करते हैं तो कितनी बड़ी रस्सी होती है, लेकिन जब इसको हम ऐसे ऐसे राउंड 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 कॉइल करते हैं तो एक छोटे से स्पेस में आ जाती है वो इतनी लॉन्ग रस्सी। तो ऐसे ही ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो ये हमारी हाइट से भी लंबी चली जाएगी, लेकिन इसको कॉइलिंग कर करके इंटेंसिव कॉइलिंग के साथ इसको छोटे से स्पेस में ही इसको सेट कर दिया गया। यानी कि इसकी इंटेंसिव कॉइलिंग की वजह से ये छोटे से स्पेस में सेट हो गई, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसका नाम रखा है, क्योंकि ये छोटे से स्पेस में ही, स्मॉल स्पेस में ही इसको सेट किया गया है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया। जबकि ये है लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन बिग स्पेस कवर करती है क्योंकि मोटी है, और बिग स्पेस कवर करती है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस रिलीज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से भी जूस रिलीज होता है, और तुम्हारे पैनक्रियास से भी जूस रिलीज होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती हैं, जो कि इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप बताइए कि इंटेस्टाइन से भी रिलीज हो रहा है जूस, अब पैनक्रियास से भी रिलीज हो रहा है, लिवर से भी जूस आ रहा है, तो बहुत सारे जूस हो गए, बहुत सारे एंजाइम्स हो गए। अब वो किस तरह से वर्क करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात कर ली कि शॉर्टेस्ट किस में होती है, कार्निवोरस में, और लॉन्गेस्ट किस में होती है, ये हार्बीवोरस में होती है। अब बात करते हैं कि इसमें जो बाइल जूस है वो रिलीज होता है कहाँ से। अब बाइल जूस बनता तो लिवर में है, लेकिन स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। यानी लिवर में फॉर्म होता है बाइल जूस, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और बाइल डक्ट के थ्रू ये रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें क्या क्या रिलीज होता है, इसका इसका मेन फंक्शन होता है बाइल जूस का, जो हमारा फूड था एसिडिक मीडियम से आया है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड की वजह से वो एसिडिक मीडियम क्रिएट किया गया था। तो उस एसिडिक मीडियम में ये जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं वो एक्ट नहीं करेंगे। तो उस पैनक्रिएटिक एंजाइम को एक्ट कराने के लिए क्या होगा कि जो एसिडिक मीडियम है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एल्कलाइन मीडियम में।
तो एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट करने के लिए जो जूस है, कौन सा, ये जूस है बाइल जूस, ये क्या करता है उस मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा और इसका एक काम होता है कि जब वो फैट जो उसमें से आया होता है स्टमक में से, उसके लार्जर ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, यानी बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, और उन पे वो पैनक्रियाटिक एंजाइम वर्क नहीं करेगा इतनी एफिशिएंटली, इसलिए उन फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को ये कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। ठीक है। तो यानी बाइल जूस के दो काम हो गए। पहला का क्या काम है, पहला काम है एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देना, यानी एसिडिक टू एल्केलाइन कन्वर्ट कर देना, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो अपना वर्क कर सकें। दूसरा, जो फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। ये कुछ इस तरह से होता है इमल्सिफाइड एक्शन की तरह। आपने देखा होगा जब हम साबुन से कपड़े वॉश करते हैं तो साबुन के साथ और वो जो मैल है वो मिक्स होके वो इमल्सिफाइड बन जाता है। इसी तरह से ये वर्क करता है, ये इमल्सिफिकेशन का वर्क करता है और इमल्सिफाइड फैट बना देता है, यानी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है फैट के, इमल्सिफाइड फैट बना लेता है, जिससे कि जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वो उस पर अच्छे से वर्क कर सके और एफिशिएंटली वर्क कर सके। ठीक है। तो दो काम हो गए बाइल जूस के। अब बारी आती है हमारी पैनक्रियाटिक जूस की। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन पे और लाइपेज वर्क करता है फैट पे, यानी जो इमल्सिफाइड फैट बनाया था उस पे वर्क करेगा लाइपेज। ठीक है। तो लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को और ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन पे और लाइपेज काम करता है फैट पे, इमल्सिफाइड फैट पे। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक आपको? अब बारी आती है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल्स में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब उन ग्लैंड से भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। अब वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन करता है। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करेगा, जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फाइनली कन्वर्ट कर देता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। दूसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में। और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो होता क्या है, ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको ये ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। यानी इसमें इतनी सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके थ्रू जितना भी फूड मटेरियल प्रिपेयर हुआ है यूटिलाइज करने के लिए, उस सारे फूड मटेरियल को इस ब्लड वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द सेल, फॉर द मेकिंग द न्यू टिश्यूज, न्यू सेल्स, और जितने भी काम होते हैं उसके लिए इनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का काम भी कहाँ हुआ, फूड एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन और फूड एब्जॉर्प्शन का काम हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो कहाँ रिलीज कर दिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, यानी जो फूड मटेरियल में एक्सेस जो वाटर प्रेजेंट है
उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम कह सकते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फूड एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो बाकी जो स्टूल बनता है वो एनएस के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। एनएस में एक स्पिंक्टर वॉल प्रेजेंट होता है, जिसके जो रेगुलेट होता है स्पिंक्टर वॉल, जिसके माध्यम से वो आउट हो जाता है। अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्पिंक्टर वॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पिंक्टर मसल्स होती है जो कि थोड़ा थोड़ा फूड करके किस में रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कहाँ स्पिंक्टर मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है स्टमक में। जहाँ स्टमक की ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये थोड़ा थोड़ा करके फूड रिलीज करती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्पिंक्टर वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एनस में, जो कि स्टूल को पास आउट करता है। ठीक है, स्टूल को पास आउट करता है। तो आपको ये डाइजेशन समझ आया, कंप्लीट डाइजेशन। इसमें कोई डाउट है आपको, हमने माउथ से लेकर ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक हमने जितने भी जूसेस रिलीज हुए थे डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, वो सारा हमने देख लिया। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विली। वो क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। विली का क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। हमारा पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट हुआ, फुल डाइजेशन कंप्लीट हुआ विद द स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और हमारा ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.